Welcome back to another video, and in this video I'm gonna talk about the motion of freely falling objects. और freely falling objects वो objects हैं जिनको आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में भी अगर छोड़ते हैं या गिराते हैं तो आप देखते हैं कि वो जमीन की जानिब गिरते हैं। तो उनकी जो मोशन होती है गिरते हुए ऑब्जेक्ट्स की, उस मोशन को हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं। और फ्री फॉल मोशन जो है वो भी एक वन डायमेंशनल मोशन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लास्ट लेक्चर में वन डायमेंशनल मोशन अलोंग एक्स एक्सिस के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशंस ड्राइव की थी। इस वीडियो में हम उन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशन को मॉडिफाई करेंगे फॉर फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। यानी इस वीडियो में हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन को देखने वाले हैं। तो अगर हम अर्थ की सरफेस के क्लोज क्लोज रीजन लें, यानी उसके करीब करीब लें, करीब करीब का मतलब ये नहीं है कि आप 5 या 10 मीटर लें, शायद 1 किलोमीटर तक या कुछ कुछ हद तक हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स जिस एक्सेलरेशन से नीचे गिरते हैं वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। और अगर हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं और उनकी जो भी मैस है, जो भी कंपोजिशन हो, जो भी साइज हो उनका, वो सारे के सारे सेम एक्सेलरेशन से नीचे गिरते हैं। जिसका मतलब है कि अगर आप एक मैसिव ऑब्जेक्ट को, जैसे ये पेन है, पेन आप नहीं देख सकते, हाँ अब आप देख रहे होंगे, तो जैसे ये पेन है, इस पेन को आप गिराते हैं और अपने एक बाल को गिराते हैं, तो अगर एयर फ्रिक्शन मौजूद नहीं होगी, यानी अगर आप उसको इग्नोर कर देंगे, तो ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे गिरेंगे। अब सेम एक्सेलरेशन से नीचे गिरना हमें क्या बताता है? हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी चेंज करता है। इसका मतलब है कि इस पेन की और एक बहुत लाइट ऑब्जेक्ट की, जैसे कागज होता है या जैसे बाल होता है, उनकी जो वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन सेम उनके ऊपर लग रहा है, तो उनकी वेलोसिटी सेम चेंज होगी। जिसका दूसरे अल्फाज में मतलब है कि अगर आप उनको एक जैसी बुलंदी से गिराते हैं तो वो जमीन की सतह के ऊपर एक ही वक्त में आएंगे। हालांकि बज़ाहिर आपको ऐसा नहीं लगता अपने इर्द गिर्द देखते हुए। अब जब आप कागज को गिराते हैं या एक पत्थर को गिराते हैं तो पत्थर आपको लगता है कि जल्दी नीचे आ गया। उसकी रीजन ये है कि एयर रेजिस्टेंस मौजूद है और कागज के ऊपर एयर रेजिस्टेंस या एयर फ्रिक्शन अमल कर रही होती है। लेकिन अगर आप एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें तो फिर वो दोनों सेम टाइम में नीचे आते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड सेम इंक्रीज होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है। और ये एक्सेलरेशन जो है, इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फ्री फॉल एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसको अंग्रेजी के स्मॉल अल्फाबेट जी से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स द सिंबल ऑफ दिस एक्सेलरेशन, एंड दिस एक्सेलरेशन represents the free fall motion। और इसकी जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होती है। हमने हॉरिजॉन्टल मोशन के केस में ये देखा था, जो मोशन एक्स एक्सिस के नाम थी, कि एक्सेलरेशन ए एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेकिन इस मोशन के केस में, फ्री फॉल मोशन के केस में, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, एंड दैट इज 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें आप यूं भी कह सकते हैं कि अगर आप वो जो हॉरिजॉन्टल मोशन के केस में, यानी मोशन अलोंग एक्स एक्सिस के केस में हमने ए एक्स लिया था, अगर उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू हमारे पास आए, यानी 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आए, तो फिर उस एक्सेलरेशन और इस एक्सेलरेशन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। ये एक्सेलरेशन, ये वैल्यू जो 9.8 मीटर्स पर सेकंड है, ये हर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक जैसी एक्ट करती है, चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो या फिर नीचे आ रहा हो। सही है। लेकिन हमें डायरेक्शन के लिए, यानी साइन के लिए, चूंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें साइन के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करने की जरूरत है। और अगर हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करें जिसमें हमारा जो पॉजिटिव वाई एक्सेस है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो फिर आप देख सकते हैं कि चूंकि जी जो है ये हमेशा ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो जो एक्सेलरेशन है उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसके साथ एक नेगेटिव साइन आएगा जो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ए, इसका मतलब है ए वाई, द एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। और ये किसके इक्वल है? ये माइनस जी के इक्वल है। ठीक है। इसमें जी जो है उसकी मैग्नीट्यूड है जो फिक्स्ड है और जो इस वैल्यू के बराबर है, और ये जो माइनस साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को। सही है। तो ए वाई जो है वो पॉजिटिव है,
ठीक है, यानी हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हम इसको नेगेटिव या पॉजिटिव क्यों लेते हैं या कब लेते हैं। तो इसमें सिर्फ दो चीजें याद रखने की हैं। पहली चीज ये कि जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा नीचे की तरफ है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जमीन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स लगा रही है, और वो फोर्स चूंकि जमीन अपनी तरफ लगा रही है और जमीन के ऊपर रहते हुए सारे ऑब्जेक्ट्स जमीन के ऊपर हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो हमारा सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन हमने किया है उसमें ऑब्जेक्ट्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ आ रहे हैं, तो जी की वैल्यू जो है वो हमेशा ही नेगेटिव होगी, विच मींस -9.8। सही है, तो जी की वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव होगी। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो तो उस ऑब्जेक्ट को भी जमीन नीचे की तरफ खींच रही होती है जो फोर्स लगाती है, और अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा हो तो उस ऑब्जेक्ट को भी जमीन नीचे ही खींचती है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव ही है, लेकिन इससे दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर फर्क पड़ जाता है। मिसाल के तौर पे अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसके ऊपर जब एक्सेलरेशन नीचे की जाने में लगेगा तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और टाइम के साथ साथ डिक्रीज होते होते हुए जीरो हो जाएगी, और एक पॉइंट पे जाके ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। और यही आप देखते हैं कि एक बुलंदी पे ऊपर जाके ऑब्जेक्ट जो है वो रुक जाता है और फिर नीचे आना शुरू होता है, और जब नीचे आता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब एक्सेलरेशन भी नीचे की डायरेक्शन में है और ऑब्जेक्ट भी नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसकी स्पीड इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। लेकिन हमने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किया है जिसमें पॉजिटिव वाई अपवर्ड है, तो नीचे आते हुए उस ऑब्जेक्ट की भी स्पीड बेशक इंक्रीज हो रही हो, लेकिन उसकी वेलोसिटी की बात करेंगे तो डायरेक्शन उसकी नेगेटिव आएगी। सही है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव ही रहता है, विच मीन्स इट इज ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इसकी वैल्यू हमेशा -g आएगी। लेकिन इसकी वजह से स्पीड के ऊपर फर्क पड़ता है, अदर फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर फर्क पड़ता है, और वो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज भी ऑफ कोर्स डिपेंड करती हैं जो हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन किया है। तो जी की वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव रहती है, जस्ट रिमेंबर दिस, क्योंकि जी की वैल्यू प्योरली अर्थ की अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से है। और मैंने आपको बताया कि अर्थ के ऊपर रहते हुए हर ऑब्जेक्ट नीचे ही आएगा अर्थ की तरफ, और जो हमने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किया है जो काइंड ऑफ कन्वेंशन है, उस हिसाब से फिर जी जो है वो -g यानी -9.8 के बराबर ही आएगा। एंड दैट्स द रीजन कि क्यों हम जी को नेगेटिव लेते हैं। सही है, जी को पॉजिटिव या नेगेटिव और लेने का और कोई सीन, कुछ कुछ सिनेरियोज में शायद आप देखें जहां पे आपको लगे कि जी को पॉजिटिव लिया हुआ है, बट यू शुड ऑलवेज लुक फॉर द हाउ दे डिफाइन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और उससे आपको पता चल जाएगा। सही है, कि एक ऑब्जेक्ट को अगर बुलंदी से गिराया जाए तो शायद वो उसके लिए, सिर्फ अगर बुलंदी से गिराया जाए तो शायद उसके लिए उन्होंने +g लिया हो, एंड द रीजन वुड बी कि उन्होंने ये जो प्लस वाई एक्सिस है इसको ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लिया होगा, तो इसलिए जी उन्होंने प्लस ले लिया होगा। बट इट ऑलवेज वर्क्स लाइक दिस विद द डेफिनेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एंड फाइनली हम फिर मॉडिफाई कर सकते हैं हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी उनको वाई एक्सेस के लिए। तो जो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो क्या थी, VF(x) = VIY + AT। तो अब हमने उसको y एक्सिस के लिए मॉडिफाई करना है, तो सिर्फ x की जगह पे y लगा दिया, और जो ax था उसकी जगह पे अब क्या आ गया, -g। जो हमने यहाँ पे ये देखा है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा ही -g होता है। और जो दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें x -x0 था, तो वो y -y0 से रिप्लेस हो गया। सिंपली आपने x को y कोऑर्डिनेट से बदल दिया है। VIX को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, VIY से। और टाइम टाइम ही है, क्योंकि टाइम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करे या वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करे, तो टाइम वैसे ही रहा है। और यहाँ पे +12 AT² होता था, तो जो AX था उसको हमने रिप्लेस कर दिया -g थे। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई है। तो यही हमारी मेन दो इक्वेशन ऑफ मोशन है। जो तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो तो आपने देखा था कि हमने इन दोनों में से टाइम को इलिमिनेट कर दिया था, तो अगर आप टाइम को इन दोनों में से इलिमिनेट कर दें तो आप तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन भी ड्राइव कर सकते हैं, या फिर उसमें भी a को -g लिख दें तो आपके पास तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। तो इट्स सिंपल, इट्स जस्ट आप जो x एक्सिस के लॉन्ग इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव की थी उनमें जहां जहां ax आ रहा है उसको -g से रिप्लेस कर दें तो वो फ्री फॉल मोशन की इक्वेशंस बन जाएंगी, जो कि ये दो मेन इक्वेशन है। लेकिन जो काम मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ वो इन इक्वेशंस को यूज करके एक एग्जांपल सॉल्व करना चाहता हूँ, और वो एग्जांपल मैंने थोड़ी सी मॉडिफाई की है इन अ सेंस के जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो ये है
This is the example. Let me put it here. Yes. Okay. So this is the example. This is the sample problem, and it reads. Let me see if I can. Okay, apparently I can't move it, but it's readable. So the statement is कि a body is dropped from rest and falls freely. तो एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया, ड्रॉप का मतलब होता है हमेशा इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो है. सो अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट एंड इट फॉल्स फ्रीली. इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो -g के बराबर है. डिटरमिन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 1 सेकंड, 2 सेकंड्स, 3 सेकंड्स एंड 4 सेकंड्स. ठीक है, तो हमने उसकी वेलोसिटी और पोजीशन कैलकुलेट करनी है 1, 2, 3 और 4 सेकंड्स के बाद. लेकिन इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, और मॉडिफाई ऐसे करना चाहता हूँ कि मैं एक पार्ट इसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ. लेट मी यूज दिस कलर. इसका लेट्स कॉल इट पार्ट बी, और वो ये है कि हाउ मच डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस it covers during the third second. ठीक है कि ऑब्जेक्ट जो है वो तीसरे सेकंड के दौरान कितना फासला कवर करता है जब वो गिर रहा होता है. और पार्ट सी भी मैं करना चाहता हूँ, और पार्ट सी में मैं इसी सवाल को, यानी ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है पार्ट ए, इसको और इसको रिपीट करना चाहता हूँ फॉर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस. ठीक है, तो जो तीसरा पार्ट है वो मैं करना चाहता हूँ रिपीट this problem are part A and B for motion along x एक्सेस. ठीक है, और मैं इससे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अखज करने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन जनरल. तो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट पार्ट. जो ओरिजिनल हमारा क्वेश्चन है कि जब ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जाता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो है. तो इसका मतलब है कि जो वी आई वाई है वो किसके बराबर है, जीरो. और ऑफ कोर्स यूनिट्स नहीं भूलने आपने कभी भी, मीटर्स पर सेकेंड. तो हमने उसकी पोजीशन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है आफ्टर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और 4 सेकंड. और पोजीशन के लिए हमने देखा है कि वर्टिकल मोशन में हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, सही है, और फाइनल वेलोसिटी के लिए ये वाली इक्वेशन है. तो हम इन्हीं दो इक्वेशंस को एक्चुअली यूज कर सकते हैं. तो वी आई वाई जो है ये जीरो है, सही है, तो ये फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगी, इसमें भी और इसमें भी जीरो हो जाएगी. लेकिन इस वाई नॉट को हमने कैसे डिफाइन करना है, इसके लिए हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना है. एंड लेट मी एक्चुअली चूज द कोऑर्डिनेट सिस्टम द वे दे डिड इट इन द बुक. और बुक में उन्होंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ये चूज किया है कि ये हमारा एक्स एक्सिस है. ओके, दैट्स गुड, दैट्स एक्स एक्सिस. एंड ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा वाई एक्सिस है, सही है. सो उन्होंने वाई पॉजिटिव अपवर्ड लिया हुआ है. तो इसका मतलब है कि अब अगर ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से गिराया जाता है, सही है, ओरिजिन से, तो वो नीचे की तरफ गिरेगा, तो वो जो फासला कवर करेगा वो माइनस आएगा, सही है. तो लेट्स डू इट. तो हम यही वाली दो इक्वेशंस यूज करते हैं, और चूंकि ये वाली टर्म्स जीरो हैं इसमें भी और इसमें भी, तो हम सिर्फ वेलोसिटी और डिस्टेंस के लिए लिखते हैं. तो वी एफ वाई जो है वो सिर्फ इक्वल आएगा -g टाइम टी के, और y माइनस वाई नॉट इक्वल आएगा -12g t² के. और ये जो y नॉट है, अगर आप गौर करें तो ये जिस तरह हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज किया है ऑब्जेक्ट ओरिजिन से. ओके, वी आर बैक इन बिजनेस. तो जो चीज में यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा था वो ये है कि आप डिस्टेंसेस के ऊपर और स्पीड्स के ऊपर गौर करें. ठीक है, अगर आप स्पीड देखें तो फर्स्ट सेकंड के बाद 9.8 मीटर है. ये जो नेगेटिव साइन है ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि हमने पॉजिटिव वाई एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में डिफाइन किया है. अगर आप पॉजिटिव वाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफाइन कर लें तो ये
आंसर जो है +9.4 और प्लस यानी ये डिस्प्लेसमेंट पोजीशंस और जो वेलोसिटीज हैं ये सारी पॉजिटिव आ जाएं। सही है, सो दैट्स जस्ट द कन्वेंशन, डोंट वरी अबाउट दैट। तो 9.8 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है 1 सेकंड के बाद। 2 सेकंड के बाद 19.6 हो जाती है जो इसका डबल है पहले सेकंड के बाद। तीसरे के बाद क्या हो जाती है 29.4। मजीद 19.6 में 9.8 फर्दर ऐड हो गई है। और इसमें अगर आप देखें तो उसमें 9.8 फर्दर ऐड हो गई है। तो हो क्या रहा है, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है इन रेगुलर इंटरवल्स, यानी हर सेकंड में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो 9.8 मीटर्स पर सेकंड इंक्रीज हो जाती है। और ये होनी भी चाहिए, ये हम पढ़ चुके हैं। लेट मी एक्चुअली गो बैक एंड लुक एट दिस इक्वेशन। लुक एट दिस इक्वेशन, राइट। और ये इक्वेशन हमें क्या बताती थी, आप यहाँ पे नेगेटिव साइन को भूल जाएं, क्योंकि मैंने कहा था कि नेगेटिव साइन जो है वो हमारे पास है सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और डायरेक्शन नेगेटिव साइन मींस डाउनवर्ड है। अगर आप देखें तो इनिशियल वेलोसिटी उसने 0 से स्टार्ट किया और उसमें कितनी ऐड हो गई, जी के बराबर 1 सेकंड के बाद 9.8। सही है, तो ये हमारे पास 9.8 आ गया। Let me go this up. या अब दूसरे सेकंड में आप देखें कि 2 टाइम्स 9.8 है, तो वेलोसिटी अब ओरिजिनल 0 के मुकाबले में कितनी ऐड हो गई है, 19.6। 3 सेकंड के बाद वो कितनी ऐड हो गई है, 29.4। तो असल में ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही आ रहा है, जो हमें ये बता रही है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो जो वेलोसिटी है वो रेगुलर इंटरवल्स में इंक्रीज होगी, यानी हर सेकंड में उसमें जो इंक्रीमेंट आएगा वो एक जैसा होगा। लेकिन अगर आप पोजीशन को देखें तो पोजीशन जंप कर रही है। पोजीशन 4.9 मीटर थी, और उसके बाद दूसरे सेकंड में वो कितनी हो गई है, 19.6। तीसरे सेकंड के बाद 44.1, चौथे सेकंड के बाद 78.4 मीटर्स हो गई है। पोजीशन जंप कर रही है। और ये भी आप देख सकते हैं इस दूसरी इक्वेशन से, जो पोजीशन है ये फर्स्ट टर्म तो 0 हो गई हमारे केस में, तो जो पोजीशन है वो कैसे चेंज हो रही है, टी स्क्वेयर्ड के हिसाब से चेंज हो रही है। तो ये जो डिस चेंज आ रही है पोजीशन में, इट डिपेंड्स ऑन टी स्क्वेयर। ठीक है, तो इस वजह से जो पोजीशन में चेंज है वो रेगुलर नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी लीनियर रिलेशन है टाइम के साथ, और जो पोजीशन है वो क्वाड्रेटिक रिलेशन है, यानी टी स्क्वेयर के ऊपर डिपेंड करता है जो पोजीशन की इक्वेशन है, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। और इसलिए ये ऐसा हो रहा है कि हमारे पास जो पोजीशन है वो जंप कर रही है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, और जो वेलोसिटी है वो लीनियर इंक्रीज हो रही है। चलिए, ये तो ओरिजिनल प्रॉब्लम का आंसर है जो हमारे पास ये स्टेटमेंट दी हुई है इसका। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे वो मैं ये बताना चाह रहा था, मैंने जो खुद से आपको इसमें ऐड किया क्वेश्चन, वो ये है कि वो तीसरे सेकंड में कितना फासला कवर करता है। तो अगर मैं तीसरे सेकंड में पूछ रहा हूँ तो जो हमने कैलकुलेट किया है वो क्या चीज थी, ये फासले क्या चीज थे। तो ये जो फासले हैं, ये जो t = 1 सेकंड के ऊपर हमने कैलकुलेट किया था, ये टोटल फासला था जो पहले सेकंड में ऑब्जेक्ट कवर करता है। ये वाला जो फासला है ये वो टोटल फासला है जो पहले 2 सेकंड्स में ऑब्जेक्ट कवर करता है। ये वाला फासला जो है 44.1, ये वो फासला है जो पहले 3 सेकंड में ऑब्जेक्ट कवर करता है। इन शॉर्ट, हमारे पास जो ये इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन जो है मोशन की, ये टोटल फासला बताती है टोटल टाइम में। यानी अगर मैं टी को 3 पुट कर दूं यहाँ पे, तो ये इक्वेशन मुझे ये बताएगी कि पहले 3 सेकंड्स में ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना फासला तय किया है। ठीक है, ये टोटल पहले 3 सेकंड्स के फासलों का सम है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि तीसरे सेकंड में, सिर्फ तीसरे सेकंड में कितना फासला ऑब्जेक्ट कवर करेगा, तो इसका मतलब है कि हम ये वाला फासला पूछ रहे हैं कि दूसरे से लेके तीसरे तक, यानी हमें 44.1 में से 19.6 जो है वो माइनस करना पड़ेगा। यानी हमें जो टोटल फासला उसने कवर किया 3 सेकंड्स में, उसमें से जो टोटल फासला उसने कवर किया 2 सेकंड्स में, अगर वो माइनस कर देंगे तो सिर्फ तीसरे सेकंड का फासला आएगा। एंड दैट्स व्हाट आई एम गोना डू। तो जो बी पार्ट का आंसर है वो आंसर है हमारे पास क्या होगा, y3 - y2, जो किसके बराबर था, -44.1 माइनस -19.6, जो आता है 24 पॉइंट, वेयर डिड आई कैलकुलेट इट, 24.5 मीटर।
ठीक है, माइनस साइन के साथ। और अगेन माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि ये फासला जो है वो ओरिजिन से डाउनवर्ड यानी नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, अदरवाइज डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव ही आता है। और ये सम जो है ये क्या होना चाहिए, 24.5 मीटर। ठीक है, तो तीसरे सेकंड के दौरान ऑब्जेक्ट जो फासला तय करता है वो 24.5 मीटर है। सो रिमेंबर दिस, बट स्टिल दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड टू डू। आई वांटेड टू ड्राइव समथिंग मोर जनरल। ठीक है, ये तो एक ट्रिक है जिसमें आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। आई वांटेड टू ड्राइव अ जनरल फार्मूला जिसमें आप सेकंड, तीसरे सेकंड की वैल्यू पुट करें तो आपके पास डायरेक्ट ये आंसर आ जाए जो ये वाला मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो लेट्स ड्राइव दैट फार्मूला। और उसमें हम सपोज ये करते हैं, और रूल यही होगा कि हमने ये दूसरी इक्वेशन ही यूज करनी है। तो फर्ज करें कि हम ये 2 सेकंड और 3 सेकंड वाले को छोड़ देते हैं, हम जनरल नाम लेते हैं कि लेट्स सपोज कि जो फासला ऑब्जेक्ट कवर करता है nth सेकंड में वो ये है, एस एन माइनस 1 इक्वल्स वी आई टाइम्स टी एन माइनस 1 प्लस 1/2 ए टाइम्स टी एन माइनस 1 स्क्वेयर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अब जो डिस्टेंस y था जो वो वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग कवर कर रहा था फ्री फॉल मोशन में, मैंने उसको किससे तब्दील कर दिया है, एस से तब्दील कर दिया है। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं एक जनरल फार्मूला ड्राइव करना चाहता हूँ जो एक्स एक्सिस के ऊपर भी अप्लाई हो और वाई एक्सिस के ऊपर भी अप्लाई हो। तो इसलिए मैं इसको इन जनरल एस की फॉर्म में लिख रहा हूँ। और जब हम इनको एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हम एक्स का नाम चेंज करके एस का नाम चेंज करके एक्स या फिर वाई दे देंगे। ये जो n-1 है ये रिप्रेजेंट करता है n-1 सेकंड को। मिसाल के तौर पे अगर मैं n की वैल्यू 7 पुट कर दूं तो ये फासला जो है ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये वाला फासला Sn-1 वो सारा फासला है जो पहले 6 सेकंड में ऑब्जेक्ट कवर करता है। सिमिलरली अगर मैं Sn के लिए यानी 7th सेकंड के लिए ये लिखूं इक्वेशन जो कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, तो ये बन जाएगा VITN। अब ये n-1 नहीं होगा, अब n होगा क्योंकि मैं n सेकंड के लिए लिख रहा हूं, प्लस 1/2 ए टाइम्स टी एन स्क्वेयर। ठीक है, तो ये मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही लिखी है 2 बार। और बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि आप जब तीसरे सेकंड का फासला देखना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना कवर करता है, तो आप पहले 3 सेकंड के फासले में से पहले 2 सेकंड का फासला सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और बिल्कुल मैं यही काम इन दो इक्वेशंस के ऊपर करने वाला हूँ। ये वाला जो फासला है ये वो फासला है जो ऑब्जेक्ट पहले n सेकंड में कैलकुलेट करता है, कवर करता है। और ये वाला फासला जो है ये वो वाला फासला है जो ऑब्जेक्ट पहले n-1 सेकंड्स में कवर करता है। यहाँ पे n जो है ये सेकंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके जो यूनिट्स होंगे वो टाइम के यूनिट्स होंगे। और मैंने यहाँ पे इसीलिए इसको एक्सप्लिसिटली लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अब अगर मैं इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये बन जाएंगी Sn-1 इक्वल्स वी आई। ये सेम है, इनिशियल वेलोसिटी है क्योंकि हम एक ही ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो हाँ, जब हम एक ही ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी सेम है। तो ये बन जाएगा वी आई कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो ये रह जाएगा अंदर टी एन माइनस टी एन माइनस 1 प्लस 1/2 ए कॉमन आ जाएगा और हमारे पास रह जाएगा टी एन स्क्वेयर्ड माइनस टी एन माइनस 1 स्क्वेयर्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास मोस्ट जनरल फॉर्म है इस फार्मूला की जब आप देखना चाहते हैं कि वो किसी एक सेकंड के दौरान कितना फासला कवर करता है। लेकिन इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं कुछ अजम्पशंस की बुनियाद पे। और वो अजम्पशंस ये हैं कि अगर हम दो कंसेक्टिव किसी एक सेकंड के दौरान जब देखना चाहते हैं हम फासला, तो फर्ज करें कि हम 5th सेकंड के दरमियान देखना चाहते हैं, तो हमें ये जो n की वैल्यू है इसको क्या पुट करना पड़ेगा, 5। तो फिर n-1 जो है ये क्या बन जाएगा, 4। ठीक है, या फिर अगर आप n को 3 पुट करते हैं तो n-1 क्या बन जाएगा,
टू, तो ये बिल्कुल ये वाली सिचुएशन बन जाएगी, y3 माइनस y2 थी, यानी तीसरे सेकंड के दौरान जो उसने फासला कवर किया। तो अगर मैं ये काम करूं तो इस टर्म को देखें, टाइम वाली को, ये टी एन जो है अगर मैं थ्री पुट करूं तो ये जो टी एन माइनस वन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, टू को रिप्रेजेंट करेगा। और थ्री माइनस टू जो है वन आएगा, और ये हर केस में ऐसा ही होगा। अगर आप 10वें सेकंड में फासला कवर करता फासला देखना चाहते हैं तो आप टी एन को 10 पुट करेंगे तो टी एन माइनस वन जो है वो 9 होगा। तो 10 माइनस 9 हमारे पास 1 आएगा, तो ये टर्म हमेशा ही हमें 1 देती है। तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगी और ये हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट टर्म में सिर्फ वी आई रह जाएगा, प्लस 1/2 ए टी एन स्क्वेयर्ड माइनस टी एन माइनस वन स्क्वेयर्ड। सही है। इस टर्म को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये जो टर्म है इसमें आप टी एन जो है, चूंकि ये nth सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं इसको n पुट कर देता हूं। ठीक है, तो फिर टी एन माइनस वन क्या बनेगा, ये बन जाएगा n माइनस वन, क्योंकि अगर जो टी एन है वो nth सेकंड है तो टी एन माइनस वन जो है वो nth सेकंड से पहले वाला सेकंड होना चाहिए, और nth सेकंड से पहले वाला सेकंड क्या होगा, n माइनस वन। और यहाँ पे n की जो डायमेंशंस हैं वो डायमेंशंस हैं टाइम की, n हैज डायमेंशंस ऑफ टाइम। तो इसके जो यूनिट्स हैं n के, यहाँ पे सेकंड है, ये n जो है ये कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो अब अगर हम ये काम करते हैं तो हमारी इक्वेशन जो है ये बन जाएगी वी आई प्लस 1/2 ए एन स्क्वेयर्ड माइनस एन माइनस वन स्क्वेयर्ड। और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये बन जाएगा वी आई प्लस 1/2 ए टाइम्स एन स्क्वेयर्ड माइनस एन स्क्वेयर्ड प्लस 2n, यही बनेगा एन स्क्वेयर्ड माइनस माइनस प्लस 2n माइनस वन। तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो एन स्क्वेयर्ड है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 2n माइनस वन आ जाएगा। तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके बन जाएगी वी आई प्लस 1/2 ए इंटू 2n माइनस वन। और ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या था, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। और इसको अब मैं डिफाइन कर देता हूं डेल्टा एस एन। और डेल्टा एस एन जो है, अब ये मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे बता रहा है कि वो फासला है ये जो ऑब्जेक्ट nth सेकंड के दौरान कवर करता है। तो दिस इज माय मोस्ट जनरल फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस ड्यूरिंग nth सेकंड। Let me actually write it because it's important. This formula gives the distance covered by the object during nth second। ठीक है, और यहाँ पे n की जो डायमेंशंस हैं वो किस चीज की हैं, वो टाइम की डायमेंशंस हैं। यानी यहाँ पे n के बाकायदा यूनिट हैं, और वो किस चीज के यूनिट हैं, टाइम के यूनिट हैं। सही है। और अब अगर हम इस फार्मूला में ये देखना चाहें कि क्या ये हमारा फार्मूला सही है या गलत है, यानी अगर हम ये वाला फासला दोबारा से कैलकुलेट करना चाहें, ये वाला फासला, तो ये है कि अगर हम n को 3 पुट करें तो क्या हमारे पास जवाब आता है या नहीं आता। तो चलें इस फार्मूला में n को 3 पुट करके देखते हैं। फॉर n इक्वल्स 3 डेल्टा एस थ्री, जो कि आप बताएगा कि थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है। बल्कि इससे भी पहले लेट मी डू समथिंग एल्स। तो ये जो हमारे पास फार्मूला आया है ये मोस्ट जनरल फार्मूला आया है, ठीक है, जिसमें मैंने फासले को एस से रिप्रेजेंट किया था।
अब अगर मैंने यही इक्वेशन लगानी है एक्स एक्सेस के दौरान की तरफ मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर, या वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी? फॉर एक्स एक्सिस दिस वुड बी डेल्टा एक्स एन इक्वल्स बी आई एक्स। क्योंकि अब ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है हम उसको इनिशियल एक्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, तो वी आई एक्स जो है उसकी इनिशियल एक्स वेलोसिटी बताएगी, प्लस 1/2। अब ए को हम क्या कर देंगे, ए एक्स जो हमें ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 2n-1। तो ये फार्मूला बन जाएगा एक्स एक्सिस के लिए। और जो वाई एक्सिस के लिए बनेगा वो क्या बनेगा, हम इसको डेल्टा वाई एन कह लेते हैं। और अब ये बन जाएगा इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी -1/2 जी इंटू 2n-1। ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि मैंने इस ए को किस चीज से रिप्लेस कर दिया है, -g से। तो जब ऑब्जेक्ट वर्टिकल मोशन में होगा तो वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, उसका एक्सेलरेशन -g से। और अब ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन के लिए हमें चाहिए। और हमने थर्ड सेकंड में डिस्टेंस कैलकुलेट किया था। तो अगर तीसरे सेकंड के लिए मैं इसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, तो याद रहे कि हमारे सवाल में कंडीशन ये थी कि ऑब्जेक्ट को रेस्ट से गिराया जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है। तो जब ड्रॉप का लफ्ज आए तो इसका मतलब है कि जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है वो जीरो है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी डेल्टा वाई एन इक्वल्स -1/2 जी टाइम्स 2n-1। सही है। और अब अगर मैं तीसरे सेकंड के दौरान फासला लेना चाहता हूं तो n को 3 पुट कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा वाई 3, जो ये बता रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग थर्ड सेकंड इक्वल्स -1/2 जी, जिसकी वैल्यू 9.8 है हमें पता है, मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि n को हमने 3 यूज करना है जो कि थर्ड सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, -1। और ये अगर आप कैलकुलेट करें तो ये बनेगा -1/2 इंटू 9.8 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 जो है ये क्या होता है, 6 -1 5, तो मल्टीप्लाइड बाई 5। और ये एग्जैक्टली वही आंसर आता है जो पहले आया था, 24 पॉइंट कितना हमारा आंसर आया था, 24.5 मीटर्स। तो ये बिल्कुल वही आंसर आता है, -24.5 मीटर। तो मैंने आपको ये शो किया है कि जो nth सेकंड के दौरान या किसी एक खास सेकंड के दौरान ऑब्जेक्ट फासला ट्रेवल करता है, कवर करता है, उसको इन जनरल आप इस फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये मोस्ट जनरल फार्मूला है जिसमें मैंने डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट किया है। लेकिन इसी फार्मूला को आप मॉडिफाई करके एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर भी लागू कर सकते हैं। और वो मॉडिफिकेशन से हमारे पास जो फार्मूलाज आए हैं वो ये वाले दो फार्मूलाज हैं, ये एक जो एक्स एक्सिस के लिए और ये दूसरा जो वाई एक्सिस के लिए। मैंने वाई एक्सिस वाले फार्मूला को यूज करके आपको दिखाया है कि हमारे पास इनफैक्ट वही जवाब आता है। ये जो एक्स एक्सिस वाला फार्मूला है इसको मैं इसी क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में अब यूज करूंगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को मैंने यूं मॉडिफाई कर लिया था, ऑब्जेक्ट जो है अब वो प्योरली एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। तो अब हमने इस पूरे सवाल को रिपीट करना है ऑब्जेक्ट की मोशन अलोंग एक्स एक्सिस के लिए। ठीक है, तो हम इसी सवाल को रिपीट कर सकते हैं। और आपको अगर याद हो तो हमने स्टार्ट किया था कि एक ऑब्जेक्ट है उसको ड्रॉप किया जाता है रेस्ट से, और उसकी ये वाला फ्लो चार्ट बना था हमारे पास, ये वाली डायग्राम बनी थी। अब इसका मतलब होगा जब आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसी ऑब्जेक्ट के लिए सॉल्व करना चाहेंगे तो स्टेटमेंट यू होगी कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड देन मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन को हम बाद में जी के बराबर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि आंसर एक जैसे आते हैं। डिटरमिन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन और वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, एंड दिस इज पार्ट सी ऑफ आवर प्रॉब्लम।
ठीक है, तो इस प्रॉब्लम की जो डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम रेस्ट से स्टार्ट करते हैं, और अगर ये वाला पॉइंट जो है ये ओरिजिन है हमारा, तो इस पॉइंट के ऊपर जो वी आई एक्स है वो जीरो है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से स्टार्ट होता है। 1 सेकंड गुजरने के बाद वो इधर पहुंच जाता है, टी इक्वल्स 1 सेकंड। 2 सेकंड गुजरने के बाद वो इधर पहुंच जाता है, टी इक्वल्स 2 सेकंड। टी इक्वल्स 3 सेकेंड्स एंड टी इक्वल्स 4 सेकेंड। और हमने यही कैलकुलेट करना है कि पहले 4 सेकंड में उसकी पोजीशन क्या है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, और उसकी वेलोसिटी क्या है, यानी वी आई एक्स जो है ये क्या है। सही है, तो मैं बिल्कुल उसी तरह का प्लॉट बनाऊंगा जैसा मैंने इधर ऊपर बनाया था। ओके, गिव मी अ मोमेंट, माय कैनवस इज नॉट मूविंग। और वो प्लॉट जो वर्टिकल मोशन के लिए हमने बनाया था वो ये वाला प्लॉट था। सही है, तो आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल इसी तरह का प्लॉट हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए भी बना रहा हूँ। और उसका जो वैल्यूज हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं, जो पोजीशन की टी इक्वल्स 1 सेकंड के ऊपर वो यहाँ पे आएंगी, टी इक्वल्स 2 सेकंड के ऊपर यहाँ पे आएंगी, टी इक्वल्स 3 सेकंड के ऊपर इधर, और टी इक्वल्स 4 सेकंड के ऊपर इधर। तो यहाँ पे मैं ये वैल्यूज देखूंगा। तो हमने कैलकुलेट करना है पोजीशन एंड वेलोसिटी एट टी इक्वल्स 1 2 3 एंड 4 सेकंड्स। और पोजीशन के लिए अगेन हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। पोजीशन के लिए हमारे पास बनेगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या हो जाएगी, x इक्वल्स वी आई टाइम्स टी, तो वी आई जीरो है, तो ये बन जाएगा वी आई एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टाइम्स टी स्क्वायर, ये पोजीशन है। और वेलोसिटी जो है, हमने फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो जो सबसे आसान इक्वेशन है हम वो यूज कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो इक्वल होती है वी आई एक्स प्लस ए एक्स टाइम्स टी। सही है, और अब हमें पता है कि हमारी जो इनिशियल वेलोसिटीज हैं वो जीरो हैं, तो ये इक्वेशंस और सिंप्लीफाई हो जाएंगी, और ये हो जाएंगी x इक्वल्स हाफ ए टी स्क्वेयर्ड, और वी एफ एक्स इक्वल्स ए एक्स टाइम्स टी। सही है, तो ये हमारे फार्मूलाज आ गए हैं जो हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएंगी और वेलोसिटीज बताएंगी एट 1 2 3 एंड 4 सेकंड्स। और अब हमने ये डिसाइड करना है कि एक्सेलरेशन क्या है ऑब्जेक्ट का। मैंने आपको बताया था कि फ्री फॉल मोशन में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन फिक्स होता है और वो जी के बराबर होता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल मोशन में ये जो ए है ये कोई वैल्यू भी ले सकता है, 1 2 3 5 10 100 200, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सही है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो कुछ भी वैल्यू जो भी आप सपोज करें या जो भी क्वेश्चन में दी हो वो हमेशा ही कांस्टेंट होगी। हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं ए एक्स को जी के बराबर लेने लगा हूँ। और ऐसा मैं इसलिए करने लगा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि वर्टिकल मोशन हो या हॉरिजॉन्टल मोशन हो, अगर एक्सेलरेशन बराबर है दोनों में तो हमारे पास जवाब सेम आते हैं। तो लेट्स टेक ए एक्स इक्वल्स जी। और जब आप ए एक्स को जी लेंगे तो हमारे ये फार्मूलाज बन जाएंगे, एक्स इक्वल्स 1/2 जी टी स्क्वेयर्ड, एंड वी एफ एक्स इक्वल्स जी टी। सही है, तो ये हमारे फार्मूलाज बने हैं। और इन फार्मूलाज को अगर आप देखें तो ये फार्मूलाज बिल्कुल वही फार्मूलाज हैं जो हमारे पास यहाँ बने थे वर्टिकल मोशन की। ये रही फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला, और ये रहा पोजीशन का फार्मूला, y इक्वल्स -1/2 जी टी स्क्वेयर। सही है, सिर्फ माइनस का फर्क आ रहा है, और माइनस का फर्क मैंने आपको बताया था कि तब आता है जब हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस तरह डिफाइन करते हैं कि हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस जो है वो अपवर्ड होता है। जब पॉजिटिव वाई एक्सिस अपवर्ड होता है और हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो जी फिर नेगेटिव आता है। यहाँ पे ये जो जी मैं ले रहा हूं ये असल में हमारा क्या है, ए एक्स है। सही है,
मेरा जी लेने का यहाँ पे सिर्फ मकसद ये था कि जो एक्सेलरेशन है हमारा उसकी वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए मैंने इसको जी लिया। ठीक है, आप इसे चाहें तो जी ना कहें, सिर्फ 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर कह दें, और इस हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो। सही है, और इसीलिए ये जो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम शो किया है, इस पे मेरा जो ओरिजिन है वो इस पॉइंट से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड्स राइट है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी और उसका डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव ही होगा। मींस ये एक्स भी पॉजिटिव होगा और ये वी एफ एक्स भी पॉजिटिव होगी। सही है। एक और चीज जो जहाँ पे मैंने यहाँ पे ओमिट कर दी है ये कैलकुलेट करते हुए, वो ये है कि ये इक्वेशन हमेशा ही एक्स माइनस एक्स नॉट होती है। सही है, लेकिन मैंने इसको सिर्फ एक्स लिखा है क्योंकि मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि जो एक्स नॉट है वो भी इधर ओरिजिन के ऊपर है और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो वो प्री सपोज कर लिया है, जब तक ये क्वेश्चन में बताया ना हो आप इसको हमेशा ही 0 ले सकते हैं, ये बात मैंने एक्सप्लेन की है आपको। तो अगर हमारे पास इक्वेशंस अब सेम हैं तो इसका मतलब है कि टी इक्वल्स 1 2 3 और 4 सेकंड के ऊपर हमारे पास वैल्यूज भी सेम आनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की और वेलोसिटी की। तो जब आप t इक्वल्स 1 सेकेंड पुट करते हैं, t इक्वल्स 1 सेकेंड, तो हमारे पास जो वेलोसिटी आती है वो आती है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड, और जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो आता है 4.9 मीटर। आप t इक्वल्स 2 सेकेंड पुट करें, t इक्वल्स 2 सेकेंड, तो जो वेलोसिटी आती है वो आती है 19.6 मीटर्स पर सेकेंड, और जो डिस्प्लेसमेंट आता है x वो आता है 19.6 मीटर्स। आप t इक्वल्स 3 सेकेंड पुट करें तो जो वेलोसिटी आती है वो आती है 29.4 मीटर्स पर सेकेंड, और जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो आता है 44.1 मीटर्स। और फाइनली जब आप टी को 4 सेकेंड पुट करते हैं तो जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू आती है 39.2 मीटर्स पर सेकेंड, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू आती थी 78 पॉइंट हमने कितनी कैलकुलेट की थी, 78.4। तो ये वैल्यू आती है 78.4 मीटर्स। सही है। तो मैंने सिर्फ प्रूफ ये किया है कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की वैल्यूज है वो सेम आती हैं अगर एक्सेलरेशन सेम हो। इसका दूसरे अल्फाज में मतलब ये है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यहाँ पे प्रूफ करना चाहता था या आपको दिखाना चाहता था, वो ये है कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हॉरिजॉन्टल मोशन में या वर्टिकल मोशन में, या दूसरे अल्फाज में हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन असल में एक जैसी मोशन ही है, बिकॉज दे आर वन डायमेंशनल मोशंस, राइट। सिर्फ फर्क ये है कि जो वर्टिकल मोशन है उसमें फ्री फॉल के केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स्ड होती है एंड दैट इज 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, जबकि हॉरिजॉन्टल मोशन के केस में जो ए एक्स है ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। सही है, और अगर ये इत्तफाकन 9.8 के मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हो जाए तो फिर कोई फर्क नहीं रहता वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन में, यानी आपको एक जैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड इट शुड बी सो, क्योंकि दोनों वन डायमेंशनल मोशंस हैं, और सिर्फ वाहिद फर्क जो है वो एक्सेलरेशन का है। अगर एक्सेलरेशन दोनों मोशंस में सेम हो जाते हैं तो फिर उनमें कोई फर्क नहीं रहना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये रहा हमारा, अगर मैं इस जो मैंने प्लॉट बनाया था इसको फिल करूं तो टी इक्वल्स 1 सेकेंड के ऊपर डिस्टेंस 4.9 मीटर है, वेलोसिटी 9.8 मीटर्स पर सेकेंड है, फिर डिस्टेंस होता है 19.6, और जो वेलोसिटी है वो होती है 19.6 मीटर्स पर सेकेंड। तीसरे सेकंड में वेलोसिटी जो है वो हो जाती है 29.4 मीटर्स पर सेकंड, और जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है वो 44.1 मीटर होता है। और फाइनली चौथे सेकंड के बाद वेलोसिटी हो जाती है 39.2 मीटर्स पर सेकंड, और डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 78.4 मीटर्स। सही है। तो ये बिल्कुल वही डिस्टेंसेस और वही वेलोसिटीज हैं जो हमने वर्टिकल मोशन के केस में कैलकुलेट की थी। तो ये हमें बता रहा है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वन डायमेंशनल मोशन अलोंग वाई एक्सिस एंड वन डायमेंशनल मोशन अलोंग एक्स एक्सिस।
provided their accelerations are same. So अब एक चीज रह गई है, हमने ये कैलकुलेट करना था कि तीसरे सेकंड के दौरान यानी इस टाइम पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ऑब्जेक्ट कितना फासला कवर करता है। और मैंने आपको जनरल फार्मूला ड्राइव करवाया था ये वाला, ये एक्स के लिए और ये वाई के लिए। तो अब अगर मैं ये इक्वेशन लूं डेल्टा एक्स एन वाली, तो ये इक्वेशन थी हमारे पास डेल्टा एक्स एन इक्वल्स वी आई एक्स प्लस 1/2 ए एक्स इंटू 2n-1। और आप n को 3 पुट करेंगे थर्ड सेकंड के दौरान डिस्टेंस लेने के लिए। तो थर्ड सेकंड के दौरान जितना डिस्टेंस कवर करता है ऑब्जेक्ट, बी आई एक्स जो है वो 0 है क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है, प्लस 1/2। ए को हमने 9.8 लिया है, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 माइनस 1 जो एग्जैक्टली 24.5 मीटर आता है। यानी हर चीज जो आप कैलकुलेट करते हैं फॉर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस वो बिल्कुल उसके बराबर आती है जो मोशन अलोंग वाई एक्सिस है ऑब्जेक्ट की, प्रोवाइडेड देयर एक्सेलरेशंस आर सेम। यानी अगर एक्सेलरेशन 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है तो इन दोनों मोशंस में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है।